स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनके स्टडीज़ चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 11th का सेकंड चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग सब्जेक्ट। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले करेंगे टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब होता है कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब ये होता है कि जितने भी टर्म्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि देखो अकाउंटेंसी को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। अगर मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ तो इट इज़ वेरिएंट टू अंडरस्टैंड कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है। ठीक है, मैं प्रॉफिट बना रही हूँ या नहीं बना रही हूँ, कहीं मैं लॉस में तो नहीं जा रही। ठीक है, तो वो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होगा, बहुत सारी टर्म्स का प्रयोग होगा, उसी को हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ टर्मिनोलॉजी? द बेसिक टर्म्स और कॉल्ड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसके बाद यहाँ हमारी मेन टर्म्स शुरू होती हैं। सबसे पहले आता है एंटिटी। सिंपल शब्दों में मतलब होता है पहचान। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, सबका अपना अपना नाम होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके एरिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, बैंक्स होंगे, स्कूल होंगे, कॉलेजेस होंगे। ठीक है, सबका अपना अपना नाम होगा, तो नाम पहचान देता है, उसी को हम एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ एंटिटी? कि कोई भी इकोनॉमिक यूनिट का मतलब कि कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, पैसा कमा रही है। ठीक है, तो हो सकता है उनके अंदर ट्रांजैक्शन करने का पर्पस बिजनेस करना हो। ठीक है, व्यापार करना हो, या नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है। नॉन बिजनेस एंटिटी मीन्स एनजीओज होती हैं, जो उनके पास डोनेशंस आती हैं, पैसा आ रहा है, वो चैरिटी करते हैं, पैसा जा रहा है। ठीक है, तो लेन देन तो इनका भी होता है ना, तो बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है। पहचान को बोलते हैं एंटिटी। अब बिजनेस एंटिटी क्या है? बिजनेस एंटिटी है एक पहचान उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसका पर्पस सिर्फ पैसा कमाना है। ठीक है, यानी इट मीन्स इन इकोनॉमिक यूनिट विच इज़ फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम। इनका मेन जो पर्पस होता है वो इनकम को अर्न करना होता है बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो व्यापार होता है ना, उसके अंदर या तो हम गुड्स सेल कर रहे होते हैं या हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, है ना। अब गुड्स से व्हाट डू आई मीन कि या तो मैं पैंट सेल कर रही हूँ, या फिर मैं पैंट को कैसे सेल किया जाता है उसकी कोचिंग देती हूँ। ठीक है, तो देखो सर्विसेज भी हो सकती हैं, गुड्स भी हो सकती हैं। ठीक है, अब नॉन बिजनेस एंटिटी कौन सी होती हैं? जितने भी नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, चाहे वो क्लब्स हो, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हों, पब्लिक लाइब्रेरीज हों, रिलीजियस एजेंसीज हों, ठीक है, कल्चर सोसाइटीज़ हों, जिनका पर्पस कहीं भी पैसा कमाना नहीं होता, वो सब नॉन बिजनेस एंटिटी में आ जाएगी। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, हम अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब कि कोई भी लेन देन, जैसे आप कहीं कुछ सामान खरीदने जाते हो तो आपको सामान मिल गया, है ना, आपने बोला कि पेटीएम से पेमेंट करो। ठीक है, उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा स्कैनर है, आप वो स्कैन करके पेमेंट कर दो। ठीक है, आपके पास सामान आ गया, सामने वाले के पास पैसा चला गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ट्रांजैक्शन। तो व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होना जरूरी है। ठीक है, ऑफ द बिजनेस विच चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, और वो ट्रांजैक्शन हमेशा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करेगा। ठीक है, जैसे अगर आपने कोई फर्नीचर खरीदा, पैसा गया, फर्नीचर से आपके पास एसेट बढ़ गया, है ना। अब एसेट क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, इसी तरीके से आपने कोई लोन लिया, इन सारी चीज़ों से बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है बच्चों। ठीक है, इसीलिए आप इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, एसेट्स लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? Whenever any business transaction take place, it results in a change in the values of some of the assets, liabilities and or capital। ठीक है, assets, liabilities, capitals क्या होते हैं इस पे हम आ रहे हैं, बस अभी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन।
ये आपको बस एक बार रीड करना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हमारी मेन टर्म्स शुरू होती हैं। इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है बच्चों रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन का मतलब कि जो भी लेन देन हुआ है उससे क्या फाइनल रिजल्ट आया है मेरे बिजनेस पे, ठीक है। फाइनल रिजल्ट्स आने का मतलब कि उससे मेरे बिजनेस को फ़ायदा हुआ है या बिजनेस को नुकसान हुआ है, ठीक है। समझे कि फाइनल रिजल्ट्स आने का मतलब कि उससे मेरे बिजनेस को फ़ायदा हुआ या फिर मेरे बिजनेस को नुकसान हुआ। तो अगर फ़ायदा हुआ तो प्रॉफिट, नुकसान हुआ तो लॉस, वो रिजल्ट है, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन का, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इवेंट, ओके। तो इवेंट बेसिकली एंड पॉइंट होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का, ओके। इसके बाद आता है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट के नाम अकाउंटेंसी में ही अकाउंट है, ठीक है। अकाउंट का मतलब है एक ऐसी जगह यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरे बिजनेस में पैसा सिर्फ आ तो नहीं रहा है ना, पैसा जा भी रहा है। तो कुछ चीज़ें प्लस होगी जब पैसा आएगा, कुछ चीज़ें माइनस होगी जब पैसा जाएगा। तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं एक टी शॉप बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें दो साइड्स होंगी, एक होगी लेफ्ट साइड, एक होगी राइट साइड। अब इसमें हम एक तरफ प्लस वाली आइटम्स लिख देंगे, एक तरफ हम माइनस वाली आइटम्स लिख देंगे, तो हमारे लिए हिसाब करना आसान हो जाएगा, है ना। तो अकाउंट क्या है? अकाउंट एक टी शेप स्पेस है, टी शेप जगह है। यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन रूल्स, ठीक है, कुछ रूल्स की मदद से। रूल्स हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कौन सी साइड प्लस वाली चीज़ें लिखते हैं, कौन सी साइड माइनस वाली चीज़ें लिखते हैं, ये हम धीरे धीरे इवेंचुअली सीखेंगे, ठीक है। बट अकाउंट क्या है? अकाउंट हम इसी को बोलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। हर अकाउंट की दो साइड्स होंगी, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड, ओके। डेबिट साइड को हम LHS बोलते हैं और क्रेडिट साइड को हम RHS बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी, अगर आपको लेफ्ट जाना है, ठीक है, व्हीकल में अपने फ्रेंड को बोलना है कि लेफ्ट ले, तो उसको बोलना है डेबिट ले। राइट जाना है तो उसको बोलना है क्रेडिट ले, ठीक है। आपकी लाइफ में बस डेबिट और क्रेडिट है, ठीक है, समझ गए बच्चा। खो अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड, ठीक है। लेजर क्या बच्चे? ये एक जगह होती है, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, इन अ समराइजिंग फॉर्म ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस जो एक पर्सन या किसी चीज़ के रिगार्डिंग हुई है, ठीक है। इसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस की शुरुआत करने के लिए ओनर चाहिए, ठीक है, बिजनेस का मालिक चाहिए। तो हर बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसा लगता है कि अगर मुझे कपड़े की दुकान खोलनी है तो पहले मुझे दुकान चाहिए, कस्टमर को बिठाने के लिए फर्नीचर चाहिए, उस दुकान में माल भरना पड़ेगा, ठीक है। तो बिजनेस बिना पैसे के तो शुरू हो ही नहीं सकता, है ना। तो हर बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो पैसा हम बिजनेस को शुरू करने पे लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो व्हाट इज कैपिटल? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। इसके बाद आती है बच्चों ड्राइंग्स। अब एक बात बताओ, ओनर जब बिजनेस कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो थोड़ा पैसा कमाए, है ना। पैसा कमाएगा तो पैसे घर भी लेके जाएगा ना, अपने घर के खर्चे करेगा, अपने घर वालों को अच्छा लाइफस्टाइल देगा। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, हम बोलते हैं कि ओनर ने जो भी पैसा लगाया है एक बिजनेस में, ठीक है, वट एवर मनी ओनर एज इन्वेस्टेड एंड द बिजनेस, फिर वो वहाँ से पैसे कमाएगा, ठीक है, बिजनेस करेगा, फिर उस पैसे में से कुछ ना कुछ घर लेके जाएगा, ठीक है, ताकि घर के खर्चे हो सके। घर ले जाना भी तो जरूरी है ना, तभी तो घर के खर्चे हो पाएंगे। तो जो पैसा ओनर ने बिजनेस में से निकाल लिया, ठीक है, जो पैसा ओनर ने बिजनेस में से निकाल लिया फॉर पर्सनल पर्पस, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। तो क्या होता है ड्राइंग्स? एनी कैश और एनी गुड्स विदड्रॉल बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़, यानी उसने अपने घर के यूज़ के लिए, घर के खर्चों के लिए अगर पैसा निकाला या गुड्स निकाली, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे ड्राइंग्स, ठीक है। और
नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी पैसा फर्म ने बाहर वालों का देना है, यानी अगर मैं बोलूँ तो कर्जे हैं ना, जैसे हम कर्जा लेते हैं, हमने लोन लिया है, हमें वापस चुकाना है ना। ना तो जो भी पैसा आएगा आपको वापस चुकाना है, ठीक है, उसे लाइबिलिटी बोलते हैं। समझे? जब हम कर्जा लेते हैं या लोन लेते हैं, उसको वापस चुकाना भी तो होता है ना, ठीक है। वापस चुकाने को क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। अब आपने उधार में कोई माल खरीदा, यानी कोई सामान खरीदा, पैसा अभी आपने नहीं दिया, आपको देना है ना, क्या बन जाएगी? आपकी लाइबिलिटी, ठीक है। यूजुअली हमारे घर में कई बार गेस्ट आते हैं, तो हमें मम्मी बोलती है कि जल्दी से जाओ बेकरी से कुछ पकड़, कोई सामान लेकर आओ, ठीक है। ठीक है, मम्मी पैसे देती है, ठीक है। अब हम फटाफट से जाकर कोल्ड ड्रिंक्स या चिप्स वगैरह जो भी सामान लेना है वो हम ले ले आते हैं, और दुकान वालों को बोल देते हैं कि पैसे या तो कल देंगे, ठीक है, पैसे पापा कल दे देंगे, ठीक है। तो वो क्या है? हमारी लाइबिलिटी। तो व्हाट इज लाइबिलिटी? इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज। ओज का मतलब प्रोमिसेस, कि पीछे बाहर वालों का पैसा देना है, ठीक है, टू आउटसाइडर्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे लाइबिलिटी। इसके बाद लाइबिलिटी है वो दो तरीकों की हो सकती है। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है? देखो, मैंने एक बिजनेस करा, ठीक है, जिसका नाम रखा NK शर्ट्स, ठीक है, कि मैं शर्ट्स सेल करती हूँ, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ा कि बिजनेस की खुद की अपनी पहचान होती है, ठीक है। मेरी दुकान NK शर्ट्स के नाम से जानी जाएगी, ठीक है, मेरे नाम से नहीं जानी जाएगी, ठीक है। अब NK शर्ट्स में मैंने कुछ पैसा लगाया है, मैंने जो पैसा लगाया उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल, ठीक है, ठीक है। मैंने जो पैसा लगाया तभी तो ये दुकान बनी है ना, जो भी मैंने पैसा लगाया है उससे शर्ट्स आई हैं, ठीक है। तो पैसा लगाना पड़ा। जब मैं इस बिजनेस को बंद कर दूंगी 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, ठीक है, तो मैं अपना पैसा वापस निकालूंगी, ठीक है। मैं कहूँगी कि ये दुकान बेचनी है, ठीक है, पैसा मेरा मुझे दो, जो शर्ट्सें बची हैं उसको सेल करो, ठीक है। तो मैं अपना पैसा वापस निकाल लूँगी या नहीं निकालूंगी। तो जो मैंने कैपिटल लगाया है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, कि NK शर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, क्या NK शर्ट्स को इन फ्यूचर ये पैसा वापस देना है या नहीं देना है, ठीक है। मुझे वापस तो देगा ना, ठीक है। मतलब कि जो भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, अब तुम ये समझो कि बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी है और ओनर एक अलग आइडेंटिटी है। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बिजनेस और ओनर हमेशा अलग अलग होते हैं, है ना। आपके स्कूल के ओनर अलग होंगे लेकिन स्कूल अपने नाम से जाना जाएगा, बैंक के ओनर अलग होंगे लेकिन बैंक अपने नाम से जाना जाएगा, ठीक है। बिजनेस के ओनर्स अलग अलग होंगे लेकिन बिजनेस अपने नाम से जाना जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, बिजनेस अलग होता है, ठीक है, ओनर अलग होता है, ठीक है। तो बिजनेस में जो भी कैपिटल ओनर ने लगाया है, बिजनेस को वो कैपिटल वापस देना है या नहीं देना है। तो कैपिटल जो होता है ये एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है, ठीक है, कि चलो अंदर के लोगों का पैसा है, ठीक है, इनको वापस देना है। सिमिलरली NK शर्ट्स को एक छोटी दुकान पड़ रही है, ठीक है, तो मैंने पड़ोस वाली दुकान भी ले ली, ठीक है, मेरा काम बहुत बढ़िया चल गया। मैंने पड़ोस वाली दुकान लेने के बाद, ठीक है, मेरे पास 2 दुकानें हो गई, ठीक है। अब NK शर्ट्स की 2 दुकान, पहले तो मैंने पैसा लगाया था, ठीक है, दूसरे में पैसा लगाने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं था, ठीक है, मैं अकेले इंसान हूँ, कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा, है ना। तो मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है, यानी ये दुकान मैंने बैंक से पैसे से ली मैंने, ठीक है, बैंक के पैसे से ली, ठीक है। क्या मुझे बैंक को ये पैसा चुकाना है? जितने भी साल का लोन लिया होगा, 10 साल, 12 साल, 15 साल, ठीक है, उसका लोन तो चुकाना ही है। ओके, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गई, समझे। एक्सटर्नल लाइबिलिटी तो जो भी पैसा बिजनेस ने अपने मालिक लोगों को वापस देना है वो इंटरनल लाइबिलिटी, ठीक है, और जो भी पैसा बिजनेस ने बाहर के लोगों को वापस देना है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है।
तो अमाउंट्स विच इज अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर बच्चों मालिक को बोलते हैं, और द ओनर और इंटरनल लाइबिलिटीज जैसे कैपिटल या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, कि आप पिछले साल का प्रॉफिट्स अभी नहीं बटा है लोगों में। ठीक है, कि आपके पिछले साल का प्रॉफिट लोगों में अभी नहीं बटा है। ठीक है, तो फर्म ने प्रॉफिट कमाया, ओनर को देना है ना, ना अभी वो प्रॉफिट। ठीक है, जो भी फर्म्स ने प्रॉफिट कमाया वो ओनर को देना है अभी प्रॉफिट। ठीक है, अभी दिया नहीं है तो उसकी लाइबिलिटी हो गई, समझे। और एक्सटर्नल क्या है, जो बिजनेस को आउटसाइडर्स को देना है। ऑल अमाउंट विच इज अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू आउटसाइडर्स। ठीक है, इसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, जैसे में लैंड हो गई, ठीक है, ज़मीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर, कैश हो गया। ठीक है, कैश हो गया मेरा बैंक बैलेंस। ठीक है, मशीनरी हो गई। ठीक है, जैसे कि हम घर में रहते हैं, हमने वो मान लो रेंट पर लिया हुआ है। ठीक है, अब हमें उसका रेंट भी देना पड़ता है। ठीक है, फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करना पड़ता है। ठीक है, कितने सारे खर्चे होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या हमें कैश चाहिए, कुछ बैंक में भी पैसा होगा मेरे पास। ठीक है, ये दोनों अल्टीमेटली एक ही है। ठीक है, बस एक कैश के फॉर्म में है, एक बैंक के फॉर्म में है। ठीक है, इसी तरीके से मुझे मशीन भी चाहिए। ठीक है, जैसे कोई बोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, माइक हो गया, कुछ भी। ठीक है, ये सब मेरी मशीनरी है, इनके बिना मैं काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो अगर किसी भी इंडिविजुअल को बिजनेस करना है, उसको पैसा कमाना है, तो उसको पैसा कमाने के लिए उसके एसेट्स हेल्प करते हैं। ठीक है, एसेट्स क्या है, एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स द राइट्स ऑफ विच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। यानी एसेट्स बेसिकली आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जिसका अधिकार आपके पास है। ठीक है, जैसे ये कैमरा मेरे पास है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी ओनरशिप है, बट क्या मुझे फ्यूचर में ये बेनिफिट देने वाला है? क्या मैं इस कैमरे से लाइफ टाइम या जितने दिन भी ये चलेगा इनसे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी, कुछ रेवेन्यू जनरेट करूंगी, है ना। कुछ कहीं ना कहीं बच्चों एसेट्स आपको मदद करते हैं आपके बिजनेस को चलाने में। ठीक है, क्योंकि इस कैमरे से मैं अपना यूट्यूब चलाऊंगी। ठीक है, यूट्यूब पर वीडियोस डालूंगी। ठीक है, फिर मुझे इनकम होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एसेट्स आपको मदद करते हैं आपके बिजनेस को चलाने में, आपको पैसा कमाने में हेल्प करते हैं। आपके सारे रिसोर्सेज ये सब आपके एसेट्स होते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है, ध्यान रखना, जो भी एसेट्स आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, यानी जिनका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म्स के लिए होगा, जिनको आप कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे, वो नॉन करंट एसेट्स हैं। और वो एसेट्स जो आप जल्दी जल्दी से सेल कर देंगे, जो आपके पास शॉर्ट टर्म रहेंगे, जो आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर देंगे, वो आपके करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे मेरा ये मोबाइल, ठीक है, इसको 3 साल हो गए हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि 3-4 साल अभी और चल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, मैं इसको जल्दी से बेचना नहीं चाहती, मैंने इसको लिया है। ठीक है, मैं इसको रखना चाहती हूँ, ये मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना। इसी तरीके से आपका घर, आपका लैंड, आपकी बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, हम ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म्स में हमारे पास रहें, तो ये सारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, दीज आर दोज एसेट्स विच आर होल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज़। ठीक है, ये कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, ठीक है, इनसे हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं और हम इन्हें बेचते नहीं हैं। ठीक है, वहीं कुछ एसेट्स होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि जल्दी से बिक जाए, जैसे हमारा स्टॉक, जो हमारी दुकान में माल है। ठीक है, जैसे कि एन के शर्ट्स में जो शर्ट्स हैं, ऑफ कोर्स वो मेरा एसेट है। ठीक है, क्योंकि उससे मैं पैसा कमा रही हूँ। ठीक है, जो शर्ट्स का स्टॉक है वो मेरा, जो माल बचा हुआ है उसको मैं जल्दी से बेचना चाहूँगी कि ये जल्दी से कैश में कन्वर्ट होगा, मेरे पास पैसा आएगा, है ना।
वो मेरा करंट एसेट्स है। तो करंट एसेट्स क्या है? दीज आर दोज एसेट्स विच आर मेड फॉर सेल और विच आर द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश, ठीक है, विद इन द ईयर, ठीक है। तो जो भी आपके पास बड़ी जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सब करंट एसेट्स हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स में आप कैश लिख सकते हो, ठीक है, बैंक बैलेंस लिख सकते हो, इसके अंदर आप स्टॉक लिख सकते हो, इसके अंदर आप डेटर लिख सकते हो, ठीक है। फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट कौन से एसेट्स होते हैं? ये एसेट्स वो हैं बच्चों जो हमारे कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे। देखो जितने भी एसेट्स हैं, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। कैश ऑलरेडी कैश में है, स्टॉक बिक जाएगा, डेप्ट से पैसा मिल जाएगा, ठीक है। डेटर क्या अभी बताती हूँ, ठीक है। तो ये सब ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट कुछ एसेट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनका बेनिफिट तो हमें मिल रहा है लेकिन वो बिकेंगे नहीं, ठीक है, वो कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे। जैसे कि आप ऐसा मान लो कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ओके, समझे, क्योंकि ये एक खर्चा है ना, हमने एडवर्टीजमेंट की है, ठीक है, उनका एडवर्टीजमेंट दी है, ठीक है, इनको हम, इस खर्चे को हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट करा, अब उसका बेनिफिट मुझे 5 साल तक मिल रहा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है, तो बैलेंस शीट में एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है। उसको हम ऐसा मान लेते हैं कि सपोज मैंने 1 लाख का एडवर्टीजमेंट करा और इसका बेनिफिट मुझे 5 ईयर्स तक मिलेगा, तो 1 साल का तो खर्चा हो गया, ठीक है, अगले 4 साल के एसेट्स भी तो जाएगा ना, ठीक है। तो ये एसेट्स हुआ मेरे लिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है मुझे ये, बट क्या इसको मैं दोबारा कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ? कैश में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी ऐसा एसेट है जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो आपका फिक्टिशियस एसेट कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर आता है डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, ठीक है। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L का मतलब बच्चा लॉस होता है। हमारी फर्म के एसेट्स में ना लॉसेस भी लिखे जाते हैं। लॉसेस क्यों एसेट्स में लिखे जाते हैं? देखो, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट फर्म की लाइबिलिटी है कि वो पैसा मालिक को देना है कि हाँ हमारा अच्छा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ, मुझे आपको पैसा देना है, ठीक है, ये लो। लेकिन अगर लॉस हुआ तो फर्म बोलती है हमें मालिक से लेना है। तो कोई भी पैसा अगर हमें किसी से भी लेना है तो मुझे तो बेनिफिट ही आ रहा है ना उसका, वो मेरा एसेट हो गया, ठीक है। इसीलिए डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, मेनली आप इसकी डेफिनेशन याद रखना। फिक्टिशियस एसेट्स कौन से हैं? द एसेट्स जिनका कैश में रियलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आते हैं नॉन करंट एसेट्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल, ठीक है। नॉन करंट कौन से थे? जो लॉन्ग टर्म वाले थे, ठीक है, समझे, जो लॉन्ग टर्म वाले थे जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म्स मिलेगा। इनकी 2 टाइप्स होती हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल वो हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो हमारे पास हैं, ठीक है, हमारे आसपास दिख रहे हैं, जैसे हमारा टेबल हो गया, चेयर हो गई, ठीक है, ये हमारे एसेट्स हो गए, ठीक है। तो ऑल दोज एसेट्स विच कैन बी सीन, टच, कैन, है ना, ठीक है, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, इनको हम टेंजिबल बोलते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप बस फील कर सकते हो, जैसे हमारी रेपुटेशन होगी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं गुडविल। अब आप लोग जीवन में कभी भी मुझसे पढ़े थोड़ी ना थे, ठीक है, लेकिन अब आप मेरे वीडियोस से पढ़ रहे हो, है ना, जो मेरी एक रेपुटेशन ही हुई ना, ओके। कोई भी इंसान एक अच्छा बिजनेस करता है, ठीक है, तो उसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब ये रिसिप्ट्स क्या होगी, है ना, आप सोच रहे होगे कि ये रिसिप्ट्स क्या होती है, ठीक है। आपके पास जब भी किसी भी सोर्स से पैसा आ रहा है तो वो एक रिसिप्ट है। तो आपको बस मेनली मतलब पता होना चाहिए इसका कि रिसिप्ट्स क्या होती हैं, ठीक है। मेरे पास पैसा आ रहा है तो वो एक रिसिप्ट है, ठीक है। अब अगर वो पैसे मेरे लिए
मेरे मेन काम से आ रहे हैं, ठीक है। जो भी मेरा मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है, जो भी मेरा मेन बिजनेस है, उससे आ रहे हैं पैसे, तो ये रेगुलरली आ रहे हैं, है ना, यानी बार बार आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो बच्चे मुझे फीस पे करते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए वो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, यानी मुझे नॉर्मली वो चीज़ रेगुलरली मिलती है, ठीक है, मिलती है और मिलती रहेगी, ठीक है। वो मेरा मेन काम है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। वहीं पे अगर मैंने बैंक से लोन लिया, पैसा तो आया, ठीक है, पैसा तो यहाँ भी आ रहा है, पैसा बैंक से भी आया, ठीक है, लेकिन वो पैसा मेरे पास आया तो है, लेकिन वो मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बैंक से पैसा लिया, मुझे वापस भी तो करना है ना, वो मेरी इनकम थोड़ी ना हुई, वो मेरी लाइबिलिटी हुई। समझे कि जो पैसा हमारे पास रेगुलरली आ रहा है, ठीक है, हमारे किसी भी मेन बिजनेस से, तो वो एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, ना कि वो आपकी इनकम है, ठीक है। क्योंकि आप उसको जैसे मर्जी खर्च कर सकते हो, वो पैसा आपका होगा। लेकिन अगर जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, वो मेरी कई बार लाइबिलिटी बन के आती हैं, जैसे ये मेरा मेन बिजनेस से नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, रिसिप्ट्स दो तरीके की हैं, जो रेगुलर हैं, जो आपके बिजनेस से आती हैं, वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और जो इरेगुलर हैं, जो आपके बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब जब हमारी जेब से पैसा जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। देखो, एक्सपेंडिचर होता है एनी डिस्पर्समेंट ऑफ कैश। डिस्पर्समेंट का मतलब माइनस होता है, ठीक है, पैसा जाना, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इंक्रीजिंग लाइबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, ठीक है। देखो, या तो तुम कोई एसेट्स खरीदोगे, ठीक है, या कोई गुड्स खरीदोगे, कोई सर्विसेज खरीदोगे, तुम्हारे पास पैसा जाएगा, ठीक है, आपके हाथ में से पैसा जाएगा, तो वो क्या हुआ? एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? कैपिटल रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है। सबसे पहले है कैपिटल। कैपिटल कौन सा है बच्चों? जो भी पैसा तुमने एसेट खरीदने के लिए खर्चा किया, ठीक है, जो भी पैसा तुमने एसेट खरीदने के लिए खर्चा किया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ये पॉइंट जो रिसिप्ट में लगा था, यहाँ भी लग जाता है, ठीक है, कि कैपिटल इरेगुलर होता है, ये आप रोज़ रोज़ नहीं करते, ठीक है। जीवन में जैसे हमने गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, एसेट्स बन रही है, ठीक है, रोज़ रोज़ थोड़ी हम गाड़ी खरीदेंगे, ठीक है, कभी कभी खरीदेंगे ना, ये इरेगुलर है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो इरेगुलर होता है। वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेगुलर होता है, जो आपके डेली बिजनेस पे चलाने के लिए खर्चे होते हैं, ठीक है, जो आपको डेली चाहिए ही चाहिए, जैसे माल खरीदना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी देना, रेंट देना, बिजली का बिल देना, ठीक है, ये देना ही देना है ना। अगर बिजनेस चलाना है तो ये रोज़ रोज़ खर्चे तो होंगे ही, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? एनी एक्सपेंडिचर जिसका पूरा बेनिफिट आपको एक साल के अंदर अंदर मिल जाएगा, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट भी लंबा होता है। भाई, मैंने गाड़ी खरीदी तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, है ना, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, तो ये एसेट बनेगा, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। वहीं पे अगर मेरी जेब से पैसा गया, शॉर्ट टर्म के लिए गया, बार बार जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, समझे। अब डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है? इसमें दोनों के फीचर होते हैं, कैपिटल का भी और रेवेन्यू का भी। इसका मतलब इसको करना तो रोज़ रोज़ पड़ता है, ठीक है, ये है तो रेगुलर खर्चा, लेकिन इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म्स में है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं इसको हम, ठीक है। देखो, एक फीचर हो गया रेगुलर वाला, वो इसका है, लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म्स बेनिफिट होता था, इसमें होता था लॉन्ग टर्म बेनिफिट, वो इसका फीचर भी आ गया इसके अंदर, ठीक है, दोनों के ही फीचर हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर। रेवेन्यू का मतलब जिनको आप बार बार करना पड़ता है, बट बेनिफिट इज लाइकली टू बी ड्राइव ऑफ ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, जिनका फ़ायदा आपको कई साल तक मिलेगा, उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रोज़ रोज़ करना है, बिजनेस को चलाने के लिए करना है, ठीक है।
रेंट सैलरी इसका एग्जाम्पल है। बेनिफिट इसका शॉर्ट टर्म होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कभी करेंगे, ठीक है, मेनली एसेट्स खरीदने के लिए। ओके, ये रीड ओनली टॉपिक है, आपको जस्ट पढ़ना है, ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जस्ट रीड कर लेना। इसके बाद आता है बच्चों एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है कि देखो, एक्सपेंडिचर में तो हमने सारे खर्चे लिए थे, ठीक है। एक्सपेंस में सिर्फ वो खर्चे आएंगे जो सिर्फ गुड्स पे हुए हैं, यानी सामान खरीदने में, माल खरीदने में जो खर्चा हुआ आपको उसको एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। रेवेन्यू खरीदने में और माल खरीदने में जो खर्चा हुआ उसको एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मैं शर्ट्स में डील करती हूँ तो इस शर्ट्स को बनाने में, शर्ट्स को बेचने में जो भी खर्चा हुआ वो मेरा एक्सपेंस है, बस सिर्फ शर्ट से रिलेटेड। ओके, अब इनकम क्या होता है, देखो मेरे पास जो टोटल पैसा मिलता है, ठीक है, जब भी मैं शर्ट बेचूंगी, सपोज मैंने ये शर्ट 1000 की बेची, पैसा मिल रहा है, उसको बोलूँगी रेवेन्यू, ठीक है। यो जो भी अमाउंट रिसीव, ठीक है, फ्रॉम सेल, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस। जो भी सरप्लस होगा रेवेन्यू और एक्सपेंस का, उसको इनकम बोलते हैं। जैसे मैंने शर्ट 1000 की बेची, खर्चा आया था 600 का, तो 400 का मेरा इनकम है। समझे या नहीं समझे? ऐसे मेरी शर्ट है, ठीक है, वो मैंने खरीदी तो 600 की थी, ठीक है, लेकिन मैंने बेची कितने की? 1000 की, ठीक है। तो उसमें से 400 का मुझे क्या हुआ? फ़ायदा, ठीक है। तो वो क्या होगी? हमारी इनकम, ठीक है। अब आप बोलोगे कि प्रॉफिट, बच्चों प्रॉफिट एंड इनकम सेम होता है, ठीक है, बट एक शर्त से मैं प्रॉफिट तो नहीं ना दिखा सकती अपने बिजनेस में, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, कि पूरे साल में मैंने टोटल कितना पैसा कमाया एंड पूरे साल में मैंने टोटल कितना खर्चा किया, ठीक है, वहाँ से प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट क्या है? टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस, इसको प्रॉफिट बोलते हैं। अगर ये है 10,000, ठीक है, मैंने 10,000 का कुछ, ठीक है, फर्नीचर बेचा, ठीक है, लेकिन वो आया कितने का था? 7,000 का, तो 3,000 का मुझे प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, तो ये हुआ प्रॉफिट। लेकिन अगर खर्चे ज़्यादा हो जाए कि 10,000 का रेवेन्यू है और खर्चा आ गया था हमारे 12,000 का, ठीक है, तो 2,000 का क्या हो गया? लॉस्ट। रेवेन्यू और एक्सपेंस से ज़्यादा है, ठीक है, तो अभी मेरा 20,000 माइनस में आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा लॉस है। तो व्हेन नेवर दोज एक्सपेंस एक्सीड दोज रेवेन्यूज, इनको आप लॉस बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गेन। गेन क्या होता है बच्चों? गेन हम फायदे को बोलते हैं मेनली, ठीक है, कि मेरे पास कोई लैंड थी, उस ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, तो मुझे फ़ायदा हो गया, तो वो है क्या है? गेन। उसे हम प्रॉफिट नहीं बोलते, उसे हम गेन बोलेंगे, ठीक है। कि गेन क्या है? कोई भी पैसा या कोई भी पैसे का बेनिफिट, प्रॉफिट, और जैसे गेन, हाँ गेन हम ये भी लगा सकते हैं, जैसे मुझे किसी पैसे की डोनेशन मिल गई, ठीक है, तो मुझे गेन हो गया ना। नॉर्मली बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें नहीं होती, सडनली होती हैं, समझ गए? जो सडनली हो तो उस फायदे का हम क्या बोलेंगे? गेन। नेक्स्ट आ गया परचेज। परचेज का मतलब कि आप जिस भी गुड्स में डील करते हो, ठीक है, अगर मेरी बेकरी है तो बेकरी पे मैं बिस्किट्स बनाती हूँ, ठीक है, और जो मैं बिस्किट्स बनाती हूँ सिर्फ वो ही नहीं बिकते होंगे, ठीक है, कुछ लोग गुड डे भी मांगते हैं, ठीक है, हाइड एंड सीक भी मांगते हैं, ओरियो भी मांगते होंगे, ठीक है। तो कुछ बिस्किट्स ऐसे होंगे जो मुझे खरीद के लाने पड़ेंगे, ठीक है। जिस चीज़ में मैं डील करती हूँ मैं उसी को खरीद कर ला रही हूँ, तो उसको बोलेंगे परचेज, ठीक है। दीज टर्म्स इज यूज्ड फॉर गुड्स ओनली, ठीक है। और गुड्स किसको बोलते हैं? जिसमें हम डील करते हैं, ठीक है। अगर मैं मोटर बाइक्स का बिजनेस करती हूँ, ठीक है, मेरे लिए मोटर बाइक्स क्या है? गुड्स है, ठीक है। गाड़ी का बिजनेस करती हूँ तो मेरे लिए गाड़ी क्या है? गुड्स है, ठीक है। गुड्स क्या है? द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर पर्पज ऑफ गुड्स,
ठीक है, इन विच द बिजनेस डील्स। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न गुड्स मीन्स एक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्ट्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है तो वो भी मेरा परचेज होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने जो भी सामान खरीदा है, जो भी माल खरीदा है, ज़रूरी तो नहीं कि मैं हर बार 100% माल रखूँगी। ठीक है, कभी कभी हो सकता है वो माल ख़राब निकल जाए या मुझे वापस करना पड़े। ठीक है, तो जो सामान मैंने खरीदा वो सही नहीं लिखना। ठीक है, अप टू दी स्पेसिफिकेशन नहीं निकालना, तो मुझे उसका कुछ सामान वापस करना पड़ेगा। तो जो मैं खरीद के वापस कर रही हूँ उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है, क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। तो जो सामान खरीदा वो परचेज है, अगर वो अच्छा नहीं लगा या सही नहीं है, वापस करना पड़ा, तो परचेज रिटर्न है। ठीक है, या रिटर्न आउटवर्ड है। ठीक है, इसी तरीके से सेल्स, जब मैं माल को बेचूंगी जिसमें मैं डील करती हूँ, ठीक है, जैसे कि एन के शर्ट्स, जब शर्ट्स को बेचूंगी उसको सेल बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। गुड्स को कभी भी गुड्स नहीं बोलना, इधर परचेज और सेल, खरीदा तो परचेज, बेचा तो सेल। ठीक है, सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। ठीक है, अब अगर बिका हुआ माल वापस आ रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सेल रिटर्न। जैसे कि मैंने, ठीक है, कोई सामान बेचा, ठीक है, वो उनके पास क्या ख़राब निकल गया तो वो मुझे वापस करके जाएंगे ना सामान, तो वो क्या हो गई? सेल रिटर्न। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों गुड्स। गुड्स तो आपको पता चल ही गया है, जो भी सामान हमने खरीदा है रीसेल के लिए उसको हम गुड्स बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो जिससे हम कुछ फाइनल प्रोडक्ट्स बनाएं या फिर हम खरीद के लाएं। ठीक है, द गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और which are used for producing the finished products which are also meant to be sold। इसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? वो गुड्स जो मैंने खरीदे हैं लेकिन अभी बिके नहीं हैं। ठीक है, मैंने खरीदे हैं बेचने के लिए लेकिन अभी बिके नहीं हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, स्टॉक टू टाइप्स का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखो, हम लोग अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग में एक फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब हमारा जो साल होता है वो 1 जनवरी को शुरू नहीं होता, हमारा साल शुरू होता है 1 अप्रैल को और ख़त्म होता है 31 मार्च को। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट ऐसा बोलता है कि आपकी अकाउंटिंग इस साल के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपका सेशन, जैसे आप 11th में आए, ठीक है, तो आप 11th में जब आए तो 1 अप्रैल से शुरू हुई है आपकी क्लास। ठीक है, ख़त्म कब होगी? 31 मार्च को। ठीक है, तो स्कूल्स हो, बिजनेस हो, ये सब इस ईयर को फॉलो करते हैं। तो जो शुरू में हमारे पास स्टॉक है ना, साल के शुरू में, बिल्कुल शुरू में, ठीक है, कि पिछले साल बिजनेस अच्छा हो गया, अब साल के शुरू में मेरे गोदाम में 250 शर्ट्स बची हुई हैं। ठीक है, उसको मैं बोलूँगी ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। फिर उस पूरे साल में बहुत सारी शर्ट खरीदूंगी। ठीक है, बहुत सारी शर्ट्स बेचूंगी। ठीक है, बेचना या खरीदना, अब बेचा गया या खरीदा गया। ठीक है, साल के लास्ट में मैंने देखा कि 50 शर्ट्स तो बची हुई हैं। ठीक है, कितनी बची हैं? 50। वो हो गया क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ठीक है, साल के शुरू में जो स्टॉक बचा हुआ है वो ओपनिंग, जो साल के लास्ट में बचा हुआ है वो क्लोजिंग। ठीक है, इसके बाद आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो है वो हमारा स्टॉक से बड़ा टर्म है। देखो, स्टॉक में तो हमने सिर्फ लिए थे गुड्स, अब मेरे गोदाम में, फैक्ट्री में सिर्फ गुड्स तो नहीं होती ना, कच्चा माल भी होता है, यानी रॉ मटेरियल। ठीक है, कुछ सेमी फिनिश्ड भी होता है। सेमी फिनिश्ड का मतलब कि जो अभी बन के रेडी नहीं हुआ, कुछ रहता है। ठीक है, 100% तैयार नहीं हुआ। ठीक है, सपोज वो शर्ट तो बन गई, ठीक है, लेकिन अभी बटन्स लगाने रहते हैं। ठीक है, यानी ये 100% रेडी नहीं है, तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, जब बन के रेडी हो गया हो तो उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। ठीक है, तो इन्वेंट्री में सब आ जाता है। ठीक है, इन्वेंट्री में क्या आएगा?
इन्वेंट्री में आ जाएगा इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर देयर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फॉर टाइम्स। ठीक है, इन्वेंट्री में आ जाएंगे 4 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन सी 4 टाइप्स होती हैं? रॉ मटेरियल, कच्चा माल, यानी अगर ये कॉटन का शर्ट्स है तो कॉटन, कच्चा कॉटन पड़ा हुआ है या कॉटन थ्रेड पड़ा हुआ है। ठीक है, रॉ मटेरियल। ठीक है, उस रॉ मटेरियल के बाद कुछ बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। पोज, स्लीव्स अलग बना दी। ठीक है, फ्रंट अलग बना दिया, बैक अलग बना दिया, कपड़ा काट के रख दिया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। शर्ट बन के थोड़ी रेडी हुआ। ठीक है, जब हम उसको लगाएंगे, हम सभी चीज़ों को लगा देंगे, फिर हमारा शर्ट्स बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, एंड कुछ शर्ट्स ऐसी भी होगी कि सपोज मैं सिर्फ कॉटन मांगती हूँ। ठीक है, कॉटन शर्ट मांगती हूँ और मेरी दुकान पे डिमांड लीन की भी आती है, वूल की भी आती है, वो मैं बनाती नहीं हूँ, वो मैं खरीद के लाती हूँ सो दैट मैं बेच पाऊँ। ठीक है, तो जो मैं खरीद के लाती हूँ, जिसको मैं बेच पाऊँ, उसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो जो माल मैं बनाती हूँ वो 3 पार्ट्स में हो सकता है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, यानी आधा बन गया, फिनिश्ड गुड्स बन के तैयार हो गया। ठीक है, जो मैं खरीद के लाती हूँ वो है स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, जैसे कि जो मैं बिस्किट्स बनाती हूँ अपनी बेकरी पे, उसका आटा पड़ा हुआ है। ठीक है, वो रॉ मटेरियल में आ जाएगा। बिस्किट्स बन के तैयार हैं, अभी पैक नहीं हुए। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएंगे। बिल्कुल पैक हो गया, डब्बा तैयार है। ठीक है, तो वो फिनिश गुड्स। वहीं पे गुड डे का स्टॉक रखा हुआ है, वहीं पे कुछ ओरियो रखे हुए हैं। ठीक है, ये सब स्टॉक एंड ट्रेड होगा। ठीक है, तो इन्वेंट्री में 4 चीज़ें आती हैं, मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक एंड ट्रेड। ठीक, नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम जो भी व्यापार करते हैं वो हमें लोगों से कई बार पैसा लेना पड़ता है। ठीक है, उधारी चलती है बिजनेस में, पैसा लेना पड़ता है। ठीक है, तो व्यापार करते हुए जितने लोगों से हमने पैसा लेना है उसको बोलते हैं रिसीवेबल। इट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने जो गुड्स दिए या सर्विसेज दी जिनका पैसा अभी हमें मिलना है, वो हमारे रिसीवेबल है बच्चों। ठीक है, अब जिसको भी हमने उधार में माल बेचा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने चिंटू को उधार में माल बेचा। ठीक है, मैंने कहा कि चिंटू बेटा कितनी शर्ट चाहिए? ठीक है, उसने बोला मैम 2 चाहिए। मैंने कहा ले जाओ, पैसे कब देगा? वो बोल रहा है कि मैं 1 महीने के बाद देता हूँ। ठीक है, तो क्या मुझे चिंटू से 2 शर्ट्स के पैसे लेने हैं? चिंटू बन गया मेरा डेप्टर। ठीक है, तो डेप्टर क्या किसको बोलते हैं? इट रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स, वो लोग या वो बिजनेस फर्म्स का मतलब बिजनेस होता है जिन्होंने हमसे माल खरीदा है, यानी हमने जिनको माल बेचा है एंड अभी तक उन्होंने पैसा नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने हमारे से उधार में माल खरीदा है। ठीक है, उधार को हम क्रेडिट भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम क्रेडिट तो राइट हैंड साइड को बोलते थे। ठीक है बच्चों, एक शब्द के 2 मतलब भी हो सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट साइड भी होता है अकाउंट का, और क्रेडिट उधारी को भी बोलते हैं। ओके बच्चों, याद रहेगा ये। तो डेप्टर कौन है? वो फर्म या वो पर्सन्स जिसको हमने उधार में माल बेचा है और अभी हमें उनसे पैसा रिसीव नहीं हुआ है, वो डेप्टर्स हैं। ठीक है, वो क्या है? डेप्टर्स। जिनसे पैसा लेना है वो डेप्टर्स हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जिनको उधार में माल बेचा है। एंड बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? जिन्होंने हमें लिख के दिया हुआ है, जिन्होंने हमें बिल साइन करके दिया हुआ है कि हम ये आपको पैसा देंगे 3 महीने बाद। बिल रिसीवेबल का एक टाइम पीरियड होता है, वो होता है 3 मंथ्स का। ठीक है, ये 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। तो बिल रिसीवेबल क्या है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सामने वाला लिख के देता है। डेप्टर तो हम उस इंसान या उस फर्म्स को बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिस पे लिखा हुआ है कि ये इंसान हमें इतना पैसा देगा, इस डेट पे देगा, इसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल्स। ठीक है, अगर हम किसी को उधार पे माल देते हैं, ठीक है, लेकिन हमें उस पर भरोसा नहीं है कि वो हमें पैसे वापस देगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक बिल ऑफ एक्सचेंज लेंगे। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट पे बनता है जिस पर मैं लिख दूंगी कि मुझे चिंटू से 2 शर्ट्स के 2000 लेने हैं। मैं चिंटू को
वो दे दूंगी। ये मैं बोलूँगी कि भाई पहले ये डॉक्यूमेंट पे साइन कर और साइन करके मुझे वापस दे, ठीक है। मुझे तब भरोसा होगा, क्योंकि मैं ये डॉक्यूमेंट ले जाके कोर्ट में केस भी तो कर सकती हूँ, ठीक है। अगर तो कल मेरे पैसे वापस नहीं देगा तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, ठीक है। तो इस पे साइन करके दे, ठीक है। चिंटू ने मुझे साइन कर दे दिए, ठीक है। तो फिर मैंने उसको शर्ट्स दे दी, ठीक है। तो चिंटू क्या है, मेरा डेप्टर, ठीक है। डेप्टर वो इंसान या वो फर्म होती है जिसके पास मेरा एक डॉक्यूमेंट भी है, जिसे पता लग रहा है कि हाँ मुझे इससे पैसे लेने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट मेरे लिए हो गया बिल रिसीवेबल, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका पैसा मिलना है। बट चिंटू के लिए ये डॉक्यूमेंट हो गया बिल्स पेएबल, क्योंकि चिंटू को पैसा देना है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट तो दोनों के लिए काम करेगा ना, इसके लिए बिल्स पेएबल होते हैं, ठीक है। मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल कौन से होते हैं, जिनसे हमने पैसा लेना है, वो इंसान या वो फर्म्स, ठीक है, जिनको हम डेप्टर बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास एक कागज़ पे लिखित में है तो उसको हम बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली ट्रेड पेएबल जिनका हमें व्यापार में पैसा देना है, पेएबल का मतलब जिनका पैसा हमने व्यापार में देना है। द अमाउंट पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज टोकन, ठीक है। अब क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर वो है जिनसे हमने उधार में माल खरीदा है, ठीक है। उधार में माल खरीदा, जिनसे हमने उधार में माल बाय किया, ठीक है, जिनका पैसा देना है, वो है क्रेडिटर्स, ठीक है। सपोज मैंने अमर से रॉ मटेरियल खरीदा था, ठीक है। तो अमर को पैसे देने हैं, है ना। वहीं मुझे देव ने बोला कि बिल लिख के दो, मतलब मैं लिख के दे रही हूँ, ठीक है, साइन करके वापस दे रही हूँ। वही वाली बात जो चिंटू के लिए पेएबल था, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने शर्ट्स वाली बात की थी, आपको एग्जांपल दी थी, ठीक है। वो चिंटू ने मुझे देने हैं ना पैसे, ठीक है, शर्ट्स के, चिंटू के लिए पेएबल थी, ठीक है, मेरे लिए रिसीवेबल था, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं किसी से कोई भी सामान खरीद रही हूँ, ठीक है, वो मैं खरीद रही हूँ उधारी पे, ठीक है, कि मैं आपको इनके पैसे बाद में दूंगी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, मुझे माल तो दे देंगे लेकिन एक बिल पर साइन करवाएंगे कि हमने इस माल के से इतने पैसे लेने हैं, ठीक है। तो मैं वापस साइन कर दूंगी, वो क्या बन जाएगी, बिल्स पेएबल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है वाउचर। वाउचर क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि कौन से अकाउंट को लेफ्ट में लिखो, कौन से अकाउंट को राइट में लिखो, यानी विच अकाउंट इज़ टू बी डेबिट एंड विच अकाउंट इज़ टू बी क्रेडिट। तो सिंपल सा डॉक्यूमेंट है जो आपको ये स्टेट करेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। और फिर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, ठीक है, कि शर्ट 1000 की है, मैं आपको 10% की छूट देती हूँ, ठीक है। कितने हो गए, 100 रुपीज़, तो मैं आपको 900 रुपीज़ की दे दूँगी, ठीक है। तो ये डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो डिस्काउंट होता है बच्चों एन अलाउंस। अलाउंस का क्या मतलब होता है, बेनिफिट ऑफर्ड बाय द सेलर, ठीक है, ऑफ द सेलिंग पॉइंट, ठीक है। यानी कि सेलिंग प्राइस में हम कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ हम डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ हम कम कर देते हैं, उसको बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक है। ये हर कस्टमर को दिया जाता है, सेल को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी सेल बढ़ानी है। मेरी शर्ट 1000 में नहीं बिक रही, मैं 900 में बेच रही हूँ, ठीक है। मैंने 100 रुपीज़ कम कर दिए, ठीक है, मैंने छूट दे दी, तो वो क्या हो गया, डिस्काउंट, ठीक है। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय अ सेलर टू इट्स कस्टमर एंड अ फिक्स्ड परसेंट ऑन द लिस्ट और कैटलॉग प्राइस, ठीक है, इसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। वहीं पे कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम शर्ट तो बहुत बढ़िया है बट पैसा 1 महीने के बाद दूंगी, ठीक है। फिर अब देखो, जो लोग 1 महीने के बाद पैसा देने की बात कर रहे हैं वो भाग भी तो सकते हैं, है ना, उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है, मेरा पैसा मर सकता है। तो मैंने बोला कि ऐसा है कि वैसे तो शर्ट 900 की है, अगर तुम अभी के अभी पेमेंट करो, ठीक है, तो मैं तुम्हें 50 रुपये और कम कर दूंगी, ठीक है। सामने वाला बोलता है अच्छा 50 कम, तो ये ले लो आप
850 के, ठीक है। बट मेरा पैसा तो मेरे हाथों में आ गया ना, ठीक है, मरेगा नहीं अब, ठीक है, नहीं तो 900 रुपीज़ जाते मेरे हाथ से। अभी 500 का कम हुआ, कोई बात नहीं, पैसा तो आ गया ना। तो ये 50 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया, ठीक है। किस लिए दिया? ताकि पेमेंट कैश में हो, ठीक है। उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, ठीक है। मतलब इमीडिएट पेमेंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो छूट दो तरीके से है, एक तो सभी के लिए, ठीक है, वो ट्रेड डिस्काउंट, और जो कैश में देगा उसके लिए वो कैश डिस्काउंट, ठीक है। देन हमारे पास आता है रिबेट। रिबेट क्या होता है? रिबेट होता है बेसिकली कि सामान हल्का है, मतलब रिबेट को भी हम छूट ही बोलते हैं, मतलब सामान को सस्ते में देना, ठीक है। अब आप बोलोगे कि डिस्काउंट भी है, ठीक है। डिस्काउंट का पर्पस ये नहीं था कि हल्का माल बेचना है, ठीक है। डिस्काउंट का पर्पस था कि सेल बढ़ जाए, ठीक है, या फिर कैश पे पैसा आ जाए, ठीक है। तो इस पर्पस से अलग अगर मैं कोई छूट दे रही हूँ कि मेरे सामान में थोड़ा बहुत डिफेक्ट है, तो मैंने बोला कि देखो वैसे तो ये 1000 वाली शर्ट है, लेकिन क्योंकि इसकी ये 2 लाइनें थोड़ी टेढ़ी जा रही हैं, तो ये 500 की दे दूंगी, ठीक है। ठीक है, कौन देख रहा है, कौन नोटिस कर रहा है, 500 की दे दूंगी, ठीक है। अब तो ये रिबेट है, डिस्काउंट नहीं है बच्चा, ठीक है। रिबेट मीन्स कि जो पुअर क्वालिटी का हो सकता है। इसके बाद आता है जीएसटी। जीएसटी बच्चों एक टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। इसका पूरा चैप्टर है, वहाँ पे अलग से देखेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे देश में आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज खरीदते हो तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों एंट्री। एंट्री क्या है? जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन को जब आप रिकॉर्ड करते हो उसको बोलते हैं एंट्री, ठीक है। बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स किसको बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैड डेब्ट्स वाला इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। बैड डेब्ट्स का मतलब है कि मुझे किसी इंसान से पैसा लेना था और वो भाग गया, उसकी डेथ हो गई, अब वो बेसिकली मेरा पैसा मर गया, ठीक है, मुझे पैसा नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं बैड डेब्ट। इट इज अमाउंट दैट इज बिकम इररिकवरेबल। अब वो इररिकवरेबल हो गया ना, ठीक है, वो डेप्टर से अब मिलना नहीं है, उसको हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट। कौन होता है सॉल्वेंट? वो इंडिविजुअल होता है जो अपने कर्जे चुका सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, मैं अपने कर्जे चुका सकती हूँ, ठीक है, तो मैं सॉल्वेंट हूँ। लेकिन अगर मैंने बैंक से लोन लिया और मैं बैंक का कर्जा नहीं चुका पाई, ठीक है, बैंक ने बोला इसका घर या दुकान बेच दो, मेरी घर या दुकान भी बिक गई, अब भी मेरा कुछ कर्जा रह रहा है, ठीक है, अब मेरे पास कुछ नहीं है कर्जा चुकाने के लिए, तो मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊंगी, ठीक है। कोर्ट मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर देगा, ठीक है। कोर्ट बोलेगा कि इसका दिवाला निकल गया है, इसके पास कुछ भी नहीं है भाई, ये खत्म है, ठीक है, बैंकक्रप्ट है ये, इसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट कौन होता है? पर्सन और एंटरप्राइज व्हिच इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट्स। तो जो लोग अपना कर्जा चुका सकते हैं आसानी से वो सॉल्वेंट, जो नहीं चुका सकते हैं वो इंसॉल्वेंट, ठीक है। इसके बाद टर्न ओवर। टर्न ओवर बेटा हम टोटल सेल्स को बोलते हैं कि हमने साल में कितनी सेल करी, वो हमारा टर्न ओवर है, ठीक है। लाइव स्टॉक, अगर आपके बिजनेस में एनिमल्स यूज होते हैं, ठीक है, उसको लाइव स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपने अपना पैसा किसी और बिजनेस में लगाया हुआ है, किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदे हुए हैं, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये थी हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज। इसको पढ़ने के बाद आपके लिए अकाउंट्स पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज पहले ये टर्म्स को एक बार देखो, समझो, ठीक है बच्चों, आपके लिए अकाउंट्स बहुत इजी हो जाएगा। ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करो, ठीक है, ताकि और बच्चे भी पढ़ सकें एंड मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।